हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और ये उन प्रश्नों का आज चौथा पार्ट है, चौथा वीडियो है। तो देखिए, इसमें भी इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष लाए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आपके सामने जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से हैं, देखिएगा। पहला प्रश्न है, जर्मनी, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं इसको, जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? क्या बाधाएं थी? जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? अब समझिएगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यह एकीकरण से पहले लगभग 300 प्रांतों में विभक्त था, बटा हुआ था। 300 अलग अलग प्रांत में बटा हुआ था। प्रांत को आप राज्य भी बोल सकते हैं कि छोटे छोटे राज्यों में ये बटा हुआ था। तो प्रश्न है कि क्या समस्याएं आ रही थी, क्या बाधाएं थी जो जर्मनी के एकीकरण को रोक रही थी? तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या बाधाएं थी। तो यहाँ पर जर्मनी में पहली समस्या तो ये थी कि ये कई भागों में, लगभग 300 भागों में विभक्त थी। और इसके साथ साथ यहाँ ईसाई धर्म के जो मतावलंबी थे, मानने वाले जो लोग थे, दो भाग में, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरे कैथोलिक मत के। ये दोनों ही ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इनका जो विचार है वो अलग अलग हैं। तो जर्मनी का जो उत्तरी भाग था, जर्मनी का जो उत्तरी भाग था, उसमें प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों का समूह ज़्यादा था। और जर्मनी का जो दक्षिणी भाग था, उसमें कैथोलिक समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा थी। और दोनों के ही विचार एक दूसरे से भिन्न थे। और भिन्न होने के कारण, भिन्न विचार होने के कारण ये दोनों आपस में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो पहली बात है, एक तो ये भी हो गई कि ये दोनों मिलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इनके अलग अलग विचार हैं। ये लोग, प्रोटेस्टेंट के लोग नहीं चाहते हैं कि हम इनके साथ मिल जाएं, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम इनके साथ मिल जाएं। ये समस्या थी, ये बाधा थी। एक और बाधा क्या थी? और बाधा थी, एक था उस समय ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क। ये जो देश थे, ये भी नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे जो देश थे, वो भी नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। वो भी इसके रास्ते का पत्थर बन रहे थे। क्यों? क्योंकि जर्मनी जो 300 अलग अलग भागों में बटा हुआ था, उन 300 भागों में से कुछ भागों पर, कुछ प्रांतों पर इन देशों का अधिकार था। कुछ पर डेनमार्क का, ऑस्ट्रिया का और फ्रांस का। यही कारण था कि ये लोग नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। अगर जर्मनी का एकीकरण होता तो सबको मिलना पड़ता, तब जर्मनी का एकीकरण होगा। और जब सब मिलेंगे तो इसके लिए इन्हें अपना प्रांत छोड़ना पड़ेगा, जो कि ये चाहते नहीं थे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको अब हम लोग लिखते कैसे हैं, वो देख लेते हैं। इसका आंसर कैसे होगा, देखिएगा।
जर्मनी लगभग 300 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों में बटा हुआ भी लिख सकते हैं आप कि लगभग 300 प्रांतों में बटा हुआ था या विभक्त था, एक ही बात है, बटा हुआ था। इसके उत्तरी भाग में प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी भाग में कैथोलिक संप्रदाय के लोग रहते थे। और ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि इनका एकीकरण हो। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया फ्रांस तथा डेनमार्क जैसे देश भी इसके एकीकरण में बाधक थे। क्यों? तो लिखना होगा क्योंकि जर्मनी के कुछ प्रांतों पर इनका अधिकार था। यही कारण था कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा था। देख लीजिए क्या लिखा गया है, इसके बारे में अगर पहले ही बता दिए, अब इसको देख लीजिए कि जर्मनी लगभग 300 प्रांतों में बटा हुआ था। पहली बात, इसके उत्तरी भाग में प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी भाग में कैथोलिक संप्रदाय के लोग रहते थे। और ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि इनका एकीकरण हो। क्यों? क्योंकि इनके जो विचार थे, इनके जो मत थे, एक दूसरे से भिन्न थे। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया, फ्रांस तथा डेनमार्क जैसे देश भी इसके एकीकरण में बाधक थे, क्योंकि जर्मनी के कुछ प्रांतों पर इनका अधिकार था। यही कारण था कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा था। तो ये जो है जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं कुछ इस प्रकार से थे, है ना। तो आप देख लिए। और अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए दूसरा प्रश्न लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी
क्रांति के क्या कारण थे? के क्या कारण थे? देख लीजिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि फ्रांस में जो 1848 में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति जो 1848 में हुई थी, वो क्यों हुई थी, क्या कारण थे? तो इसके हम लोगों को सिर्फ परिणाम और प्रभाव पर चर्चा नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न इतना ही आता है तो हम लोग इतना ही पर चर्चा करेंगे। यदि उस तरह का अगर प्रश्न आता या आएगा तो उस पर देखेंगे, चर्चा किया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ कारण पर फोकस करेंगे कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो देखिए 1848 ईस्वी का जो सन था, उस समय फ्रांस का जो राजा था वो लुई फिलिप था। वो कौन था? लुई फिलिप था। और उसने अपना प्रधानमंत्री गिज्जो को बनाया था। और गिज्जो जो था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। कुछ भी फ्रांस के अंतर्गत जो उम्मीद थी जनता को, उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहे थे ये लोग। ना तो ये शासक लुई फिलिप उतर रहा था और ना ही इसका प्रधानमंत्री गिज्जो। ये दोनों ही कुछ इस तरह का काम नहीं कर रहे थे जिससे जनता को लगे कि हाँ, हमारे लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है। तो जब ये लोग सही काम नहीं कर रहे थे, देश के विकास के हित में कोई कदम नहीं उठा रहे थे, तो देखिए क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण 1848 में फिर क्रांति हुआ था। तो देख लेते हैं कारण क्या थे। तो देखिएगा इसके कुछ कारण। 1848 ईस्वी के जो क्रांति के जो कारण थे, उसमें एक तो हो जाएगा मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति एक कारण ये था। अब इस पे चर्चा करते हैं कि था क्या मजदूरों की दयनीय स्थिति। देखिए होता क्या था कि मजदूर वर्ग के जो लोग थे, जो काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, या पूंजीपति लोग जो थे उनके यहाँ काम किया करते थे, तो इनके साथ मजदूर वर्ग के साथ बहुत बड़ी समस्या होती थी। समस्या क्या थी कि ये लोग काम करते थे लेकिन इन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता था। समय पर वेतन नहीं मिलता था, और जो भी वेतन मिलता था वो उचित वेतन नहीं मिलता था। जितना मिलना चाहिए उससे भी कम मिलता था। तो और समस्या हो जाएगी बड़ी, और इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। हाँ, काम जो है इनसे खूब करवाया जाता था। काम का समय इनका ज़्यादा था, वेतन समय पर नहीं मिलते थे, और जो मिलते थे वो भी सही तरीके से नहीं मिलते थे। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता था। तो मजदूरों की स्थिति तो दयनीय होगी ही होगी। अब मजदूरों की जब दयनीय स्थिति हो गई तो इन लोगों ने संगठित होकर सामूहिक तौर पर क्रांति का आह्वान किया था। तो एक कारण तो ये शामिल हो जाएगा, मजदूरों की दयनीय स्थिति। और देख लेते हैं कुछ और भी कारण हैं। ये कारण हो जाएगा पूंजीपति वर्ग को विशेष अधिकार। पूंजीपति वर्ग को विशेषाधिकार। ये क्या था? तो मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी। मजदूरों की स्थिति खराब थी, लेकिन जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, जो अमीर वर्ग थे, जिन्हें कुलीन वर्ग भी कहते हैं, इनकी स्थिति बेहतर तो पहले से, आर्थिक स्थिति तो बेहतर थी क्योंकि पूंजीपति थे। ऊपर से सरकार द्वारा, शासक द्वारा इन्हें विशेष अधिकार दिए गए थे। जैसे इन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था, जबकि टैक्स भरना पड़ता था किन्हें? जो गरीब वर्ग के लोग होते थे, किसान, मजदूर या अन्य जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें टैक्स भरना होता था, इन्हें भरना नहीं होता था। तो ये बड़ी समस्या थी। तो पूंजीपति वर्ग
और तो और शासन व्यवस्था में जो सलाह होता है, सलाह लेना, वो पूंजीपति वर्ग के लोगों से लिया जाता था। तो इनका काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप भी होता था शासन व्यवस्था में। क्यों? क्योंकि इनको विशेष अधिकार दिए हुए था शासक। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जिनसे टैक्स लेना चाहिए उनको कोई टैक्स नहीं देना है, और जिनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए उन्हीं को टैक्स देना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। पूंजीपति वर्ग जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, उन्हें टैक्स नहीं देना है। गरीब, किसान, मजदूर, इन लोग की जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, इन्हें टैक्स देना। तो ये भी एक बहुत बड़ी वहाँ की समस्या थी। कुछ और भी कारण थे, देख लीजिए। खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न की कमी, और एक और है बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। देख लीजिए, खाद्यान्न की कमी, शासक लुई फिलिप और उसका प्रधानमंत्री गिज्जो, जो किसी भी तरीके से सही दिशा में काम नहीं कर रहे थे देश के हित में, सिर्फ पूंजीपतियों को ही लाभ हो रहा था। तो एक संकट उत्पन्न हुआ, और संकट क्या था? खाद्यान्न की कमी हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, जिससे लोग परेशान हो गए और सड़क पर उतर आए आंदोलन करने के लिए, क्रांति करने के लिए। उसके बाद एक और है बेरोजगारी की समस्या। जब खाद्यान्न की कमी होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेंगे, तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से कारण हैं जिनके बारे में कुछ भी आप लोगों को बताए हैं, सब में कुछ न कुछ पॉइंट दिखना होगा जो अभी बताए हैं। और इस तरीके से इन कारणों से 1848 का जो क्रांति है वो हुआ था। एक बार फिर से बता देते हैं कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो आपको लिखना होगा कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे, डैश, पॉइंट देकर किस सब लिख देंगे। मजदूरों की दयनीय स्थिति, इसमें जो बताया गया है इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट पूंजीपति वर्ग को विशेषाधिकार, इसे डैश देकर इसमें कुछ लिख देंगे। उसके बाद पॉइंट देकर के खाद्यान्न की कमी, और पॉइंट देकर के बेरोजगारी की समस्या, फिर इनके बारे में लिख दिया जाएगा, जिसमें भी हम लोग चर्चा किए। तो ये था दूसरा प्रश्न, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ये था। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, तीसरा प्रश्न जो था वो है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें, कारणों का उल्लेख करें। प्रश्न क्या है, समझ लीजिए कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। देखिए, रूसी क्रांति के जो कारण थे, जो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, उसमें कई कारण थे, एक कारण नहीं थे। एक लंबा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा जाएगा, लेकिन अभी हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अति लघु लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। ये जैसे ही सेशन पूरा होगा, इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ प्रश्न है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। तो कारण तो क्या बताया जा रहा है कि कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन कितना बोल रहा है? सिर्फ दो कारण, किन्हीं दो कारण। तो देख लीजिए, वो जो दो कारण थे वो आप लिख सकते हैं पॉइंट बना करके कि रूसी क्रांति के दो कारण इस प्रकार थे। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला कारण जार की निरंकुशता
निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, अयोग्य शासन, और दूसरा हो जाएगा किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों की दयनीय स्थिति। चलिए अभी इस पर हम लोग बात करते हैं। देख लीजिए क्या बोला गया है कि रूसी क्रांति के किन 2 कारणों का उल्लेख करें। तो ध्यान दीजिए, रूसी क्रांति के कई कारण थे, लेकिन यहाँ पे 2 ही कारण बोल रहा है, तो हम लोग 2 ही कारण पर सिर्फ चर्चा करेंगे। एक है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। चलिए इस पर बात करते हैं। पहले जो रूस का जो शासक था, जो रूस के शासक को जार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछ चुका है कि रूस के शासक को क्या कहते हैं, तो रूस के शासक को जार कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है जार की निरंकुशता, मतलब रूस के शासक की निरंकुशता। तो देखिए था क्या, रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसने वहाँ पे सही व्यवस्था से कुछ भी काम नहीं किया। वो निरंकुश था। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाने वाला हो, मनमानी करने वाले हो, जो उसके मन में आया वो घोषणा कर दिया। ऐसा करता था जार निरंकुश, जो जार निकोलस द्वितीय था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि शासक है, जनता के हित पर ध्यान नहीं देगा, उसकी भलाई पर ध्यान नहीं देगा, और जो उसको उचित लगेगा वो कर देगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये एक समस्या थी। उसके बाद बोलता है अयोग्य शासन। वो योग्य नहीं था, वो शासक जो था योग्य शासक नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके समय में जो पूंजीपति वर्ग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, वे लोग शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करते थे, क्योंकि उनको अधिकार दिए हुए था। वहीं एक और समस्या थी। समस्या ये थी कि जो जनता थी, उन्हें राजनीति में जो भागीदारी होता है जनता की, वो भागीदारी नहीं थी। जो प्रशासनिक नियुक्ति होता था, प्रशासन में जो नियुक्ति होता था, वो योग्यता के आधार पर नहीं होता था। वो योग्यता के आधार पर नहीं होता था। ये देखा जाता था कि पूंजीपति वर्ग है या नहीं है। अगर आप में कितना भी योग्यता क्यों नहीं हो, कितने भी टैलेंट क्यों नहीं हो आप, लेकिन आप एक गरीब तबके के फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो वहां पे वैसे लोगों को कोई अधिकार नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पे कि जो जार निकोलस द्वितीय था वो निरंकुश था, मनमानी करने वाला था, और वहाँ पर जो प्रशासनिक नियुक्ति होता था, शासन व्यवस्था में कोई अगर पद पे नियुक्ति करना हो तो उसमें योग्यता को नहीं देखा जाता था। उसके जो लोग होते थे, अपने जो लोग होते थे पूंजीपति वर्ग के लोग, उन्हें शामिल किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, इस पॉइंट में लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरा समस्या था किसानों की दयनीय स्थिति। ये क्या है? किसानों की दयनीय स्थिति क्या था? तो समझिए इसको कि किसानों की दयनीय स्थिति इसलिए बहुत ज़्यादा खराब थी कि अगर अकाल होता था यदि अकाल होता था तो उन्हें राहत नहीं दी जाती थी कि हाँ चलो अकाल हो गया, बाढ़ या सुखाड़ जैसी आपदा अगर आ गई तो चलो शासक के द्वारा किसानों को राहत देते हैं, आर्थिक सुविधा दी जाती है, आर्थिक लाभ दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था, जबकि उनसे और टैक्स वसूला जाता था। ये ध्यान नहीं दिया जाता था कि किसानों की स्थिति अच्छी है या नहीं है, किसान अच्छी तरीके से फसल का उत्पादन कर पाए या नहीं कर पाए, ये नहीं देखा जाता था। बस शासक को चाहिए टैक्स तो चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती थी। ये बहुत बड़ी समस्या थी कि एक तो किसान के पास कृषि का अच्छे ढंग से उत्पादन नहीं हो रहा है,
और ऊपर से उसको टैक्स देना है, कर देना है सरकार को, तो उसकी स्थिति तो खराब होगी ही। और अगर वो टैक्स न दिया तो उसकी ज़मीनें जो थी हड़प ली जाती थी, उसे सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया जाता था और उसको, उस किसान को उस ज़मीन के लाभ से वंचित कर दिया जाता था। तो इस तरह की समस्याएं थी जिसको इसमें लिखा जा सकता है। तो ये आंसर हो जाएंगे इसके रूसी क्रांति के। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करना है। तो देखिए, पहला जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन, और दूसरा है किसानों की दयनीय स्थिति। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, देखिए क्या है, वो है हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, इसको मिटा करके फिर हम उसको लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चौथा जो क्वेश्चन है वो है हुआ आंदोलन। हुआ आंदोलन की चर्चा करें, इस तरह से प्रश्न आता है कि हुआ की आंदोलन की चर्चा करें, या प्रश्न आ सकता है कि हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरह से आता है। तो देखिए हुआ आंदोलन, यह जो आंदोलन है ये हिंद चीन के क्षेत्र में हुआ था। हिंद चीन के क्षेत्र में, वही हिंद चीन जिसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए हैं। तो आप एक बार फिर से जा कर के देख सकते हैं। तो हिंद चीन में यह आंदोलन हुआ था, हुआ आंदोलन। यह आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। यह आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। यह 1939 में हुआ था और इसके जो नेता थे वो थे हुइन फूसो नाम था उनका। इस आंदोलन में जो भी सदस्य जुड़े हुए थे इस आंदोलन से, वे सभी उग्र माइंड के थे। कैसे माइंड के थे? उग्र। वे लोग उग्र घटनाओं को अंजाम देते थे, आत्मदाह तक कर लेते थे वे लोग। अगर जरूरत पड़ा जान देने के लिए तो जान तक दे देते थे। ये आंदोलन ऐसा था। तो इसके बारे में क्या बोला गया, चलिए एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं क्या है, देख लीजिए। इसका हो जाएगा कि यह आंदोलन हो जाएगा, यह आंदोलन हिंद चीन में 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। 1939 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता हुइन फूसो थे। यह आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रवृत्ति का मतलब होता है नेचर, इंग्लिश में नेचर बोलते हैं जिसको, हिंदी में प्रवृत्ति होता है। यह आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। इससे जुड़े लोग उग्र घटनाओं को अंजाम देते थे। इससे जुड़े लोग उग्र घटनाओं को अंजाम देते थे। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देख लीजिए क्या बोला जा रहा है
कि हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें, आपको लिखना होगा। ये अति लघु प्रश्न में आता है, कभी कभी लघु उत्तरीय में भी आता है। देखिए, यह आंदोलन हिंद चीन में 1939 में ईस्वी में हुआ था। इसके नेता हुन फूसो थे। यह आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। कैसा था? क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। और इससे जुड़े लोग उग्र घटनाओं को अंजाम देते थे। अभी बताया आपको कि यदि इन्हें ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो कि इन्हें अपनी जान भी कुर्बान कर देना चाहिए, तो ये लोग जान की कुर्बानी भी दे देते थे। तो ये था हुआ हुआ आंदोलन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो आज का 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। वो है, देख लीजिए, वो 5वां क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो देखिए, ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो थर्ड लेसन है हिस्ट्री का, वहाँ से लिया गया है। और इसके बारे में बात करते हैं कि यह एक प्रकार का बंधुआ मजदूरी था। क्या था? एक प्रकार का बंधुआ मजदूरी। अब सवाल ये उठता है कि यह बंधुआ मजदूरी क्या होता है? ये बंधुआ मजदूरी क्या होता है? तो देखिए, यदि कोई गरीब किसान या कोई मजदूर वर्ग का व्यक्ति जो गरीब हो, यदि सही समय पर सरकार को लगान नहीं चुकाती थी, कर नहीं चुकाती थी, तो उसे उसके बदले में उसके यहाँ काम करना होता था। उसके यहाँ क्या करना होता था? काम करना होता था। तो वे लोग क्या करते थे? जो मजदूर वर्ग के लोग थे, मजदूर, वे लोग काम करते थे और उनसे काम करवाया जाता था। और काम करवाया तो जाता था, लेकिन उनकी स्थिति भी बहुत खराब थी। खराब इसलिए थी कि उन पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ काम करवाया जाता था। जो मालिक लोग होते थे, उनको असीमित अधिकार थे, जितना देरी चाहा उतना देरी काम करवाया। लेकिन जो मजदूर लोग थे, जो काम कर रहे थे, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, उनका अधिकार सीमित था। तो ये जो व्यवस्था था कि तुम कर नहीं चुकाए, लगान नहीं दिए, तो इसके बदले में तुम पूंजीपति वर्ग का काम करो, तो ये जो व्यवस्था था, इसी को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। अब देखिए, इसको लिखेंगे कैसे कि यह एक प्रकार का बंधुआ मजदूरी थी। बंधुआ मजदूरी एक प्रकार का क्या था? बंधुआ मजदूरी थी जिसमें मजदूरों को कर न चुकाने के बदले पूंजीपति वर्ग के लोगों का काम करना होता
होता था। इसमें मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। जबकि पूंजीपतियों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। देख लीजिए क्या बोला गया है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक प्रकार का बंधुआ मजदूरी थी, जिसमें मजदूरों को कर न चुकाने के बदले पूंजीपति वर्ग के लोगों का काम करना होता था। इसमें मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, जबकि पूंजीपतियों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। यही कारण था कि इसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते थे। तो ये था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। तो ये आज का 5वां क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो भी अभी प्रश्न पर चर्चा हुआ है वो अच्छा लगा होगा और बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। और यदि प्रश्न अच्छे लगते हैं, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक है, धन्यवाद।